ब्लैक होल ब्रह्मांड में घूमते ऐसे दानव है जो अपनी राह में आने वाली हर वस्तु को निगलते रहते हैं। ये जितने ज्यादा अपने पास आने वाली चीजों को निगलते हैं, उतनी ही ज्यादा इनकी भूख बढ़ती जाती है। ये ऐसे मजेदार और अजीब पिंड है जो हमें रोमांचित करते रहते हैं। आज हम ब्लैक होल के बारे में काफी कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में ब्लैक होल के 9 अनोखे तथ्य के बारे में जानते हैं, जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। नंबर 1, ब्लैक होल को शक्ति उनके आकार से मिलती है। इस सच्चाई पर विचार करने से पहले ब्लैक होल को समझते हैं। किसी भी ब्लैक होल के बनने का सबसे आसान तरीका किसी महाकाय तारे के केंद्र का अचानक संकुचित होना है। इन महाकाय तारों में एक साथ 2 बल कार्य करते रहते हैं। उनका गुरुत्वाकर्षण बल तारे को संकुचित करने का प्रयास करते रहता है। संकुचन के कारण गर्मी उत्पन्न होती है और ये गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि तारे के केंद्र में हाइड्रोजन के नाभिकीय आपस में जुड़कर हीलियम बनना शुरू कर देते हैं। हाइड्रोजन से हीलियम बनने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस संलयन प्रक्रिया से भी गर्मी उत्पन्न होती है और हम जानते हैं कि गर्मी उत्पन्न होने पर पदार्थ फैलने लगता है। गुरुत्वाकर्षण से संकुचन, संकुचन से गर्मी, गर्मी से संलयन, संलयन से गर्मी और गर्मी से फैलाव का एक चक्र बन जाता है। और इसके बाद गुरुत्वाकर्षण से संकुचन और संलयन से फैलाव का एक संतुलन बन जाता है और तारे अपने हाइड्रोजन को जलाकर हीलियम बनाते हुए इस अवस्था में लाखों करोड़ों सालों तक चमकते रहते हैं। जब तारे का ईंधन खत्म होने लगता है तब ये संतुलन बिगड़ जाता है और इस अवस्था में एक सुपरनोवा विस्फोट होता है, जिसमें तारे की बाहरी सतह को दूर फेंक दिया जाता है और केंद्र अचानक तेजी से संकुचित होने लगता है और फिर इस संकुचित केंद्र का गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है। अगर तारे के संकुचित होते हुए केंद्र का मास सूर्य के मास से 3 गुना हो तो उसकी सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल इतना बढ़ जाता है कि पलायन वेग प्रकाश की गति से भी तेज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बल से कुछ भी नहीं बच सकता है, यानी प्रकाश भी नहीं। इस वजह से ब्लैक होल काले होते हैं। ब्लैक होल के आसपास का वो क्षेत्र जहाँ पर पलायन वेग प्रकाश की गति के बराबर होता है, उसे इवेंट होराइजन कहते हैं। इस सीमा के अंदर जो कुछ घटित होता है वो हमेशा के लिए गुम हो जाता है। जब भी कोई तारा अपने अंत की ओर बढ़ता है तब वो अपने ही भीतर सिमटने लगता है, जिसकी वजह से उस तारे का मास स्थिर हो जाता है और उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी स्थिर हो जाता है और फिर धीरे धीरे संकुचित केंद्र का आकार भी कम होने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पिंड उस संकुचित केंद्र के जितने पास जाएगा, उस पिंड पर संकुचित केंद्र का गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज्यादा प्रभावी होगा। और एक दूरी ऐसी भी आएगी जब उसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना बढ़ जाएगा कि वो पिंड संकुचित केंद्र की चपेट में आ जाएगा। ब्लैक होल के मामले में ऐसा होता है कि संकुचित केंद्र इतना ज्यादा संकुचित हो जाता है कि इवेंट होराइजन की सीमा के अंदर प्रकाश के कण भी गुरुत्वाकर्षण की चपेट में आ जाते हैं। इन सब बातों का मतलब ये हुआ कि ब्लैक होल का मास मायने नहीं रखता, बल्कि उस मास का एक छोटे से हिस्से में संकुचित होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक छोटे से हिस्से में सिमटा हुआ मास आपको उसके और पास जाने का अवसर प्रदान करेगा और दूरी के कम होने पर गुरुत्वाकर्षण और ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। मान लीजिए कि अचानक सूर्य एक ब्लैक होल में बदल जाए तो पृथ्वी का क्या होगा? क्या उसकी परिक्रमा रुक जाएगी या पृथ्वी इस ब्लैक होल में समा जाएगी? रुकिए रुकिए, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर सूर्य ब्लैक होल में भी बदल जाएगा तब भी पृथ्वी पर इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि सूर्य का मास भी वही होगा, गुरुत्वाकर्षण भी वही होगा और दूरी में भी कोई अंतर नहीं आएगा, जिससे पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव भी वही रहेगा। इसके अलावा पृथ्वी के साथ और क्या होगा, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नंबर 2, ब्लैक होल इन्फिनिटली छोटे नहीं होते हैं। हम सब जानते हैं कि ब्लैक होल आकार में छोटे होते हैं, लेकिन वो कितने छोटे होते हैं? क्या वो गणितीय बिंदु के समान शून्य आयाम के बिंदु होते हैं या वो इन्फिनिटली छोटे होते हैं? हमने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में देखा कि जब भी कोई तारा उसके अंत की ओर बढ़ता है तब तारे का केंद्र संकुचित होने लगता है और फिर तारे का केंद्र गणितीय रूप से अनंत तक छोटा हो जाता है, लेकिन इवेंट होराइजन की सीमा वही रहती है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आया होगा कि तारे के केंद्र का क्या हुआ और उसके मास का क्या हुआ, लेकिन यकीन मानिए इस सवाल का सही जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम इवेंट होराइजन के अंदर नहीं झांक सकते और ब्लैक होल के अंदर से कोई भी मैसेज हम तक नहीं आने वाला। लेकिन हमारे पास गणित है। इस गणित को हम संकुचित होते हुए केंद्र पर लगा सकते हैं। उस समय भी जब ब्लैक होल इवेंट होराइजन से छोटा हो, संकुचित होते हुए तारे का केंद्र संकुचित होता जाएगा, उसके साथ उसका गुरुत्वाकर्षण बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा, तारे का केंद्र उतना ही ज्यादा छोटा होता जाएगा। इतना छोटा कि जब तक उस तारे का केंद्र एक जियोमेट्रिक पॉइंट
के बराबर नहीं हो जाता, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई शून्य होती है। लेकिन क्या ये सच में संभव है? नहीं, सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। एक समय ऐसा आएगा कि ये तारे का केंद्र एक परमाणु से भी छोटा हो जाएगा, उसके बाद परमाणु न्यूक्लियस से भी छोटा हो जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन से भी छोटा हो जाएगा और अंत में वो एक ऐसे आकार तक पहुंच जाएगा जिसे प्लैंक लेंथ कहते हैं। ये एक ऐसी इकाई है जिसका क्वांटम मैकेनिज्म में उल्लंघन नामुमकिन है। प्लैंक लेंथ क्वांटम आकार की एक सीमा है। ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु इससे छोटी नहीं हो सकती। अगर ये मान भी लिया जाए कि कोई वस्तु इससे भी छोटी हो सकती है, तब ब्रह्मांड के मूलभूत नियमों के अनुसार उसका मापन असंभव है। अगर किसी लंबाई के मापन को ब्रह्मांड के नियम ही रोक देते हैं तो उस लंबाई का कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक होल प्लैंक लेंथ से छोटे नहीं हो सकते। अब आप लोगों के मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार प्लैंक की लेंथ कितनी होती है। अगर गणित के नजरिए से इसकी लंबाई को बताया जाए तो लगभग इसकी लंबाई 10⁻⁻35 मीटर होती है। अगर आपसे कोई कहे कि ब्लैक होल का आकार शून्य होता है, तब आप उसे ये कह सकते हो कि आप सच्चाई के बहुत करीब हो, लेकिन सही नहीं। नंबर 3, ब्लैक होल गोलाकार के होते हैं, फनल आकार के नहीं होते हैं। हमने इस वीडियो में पहले ही देखा है कि किसी भी पिंड का गुरुत्वाकर्षण बल दो बातों पर निर्भर करता है। पहला उसका मास और दूसरा उस पिंड से दूरी। इसका मतलब ये है कि किसी महाकाय पिंड से दूर मौजूद व्यक्ति पर पड़ने वाला प्रभाव समान होगा। ये दूरी तीनों आयामों में एक गोलाकार आकृति बनाएगी। इस गोलाकार आकृति की सतह पर किसी भी बिंदु पर किसी व्यक्ति को समान गुरुत्वाकर्षण बल महसूस होगा। वैसे ही इवेंट होराइजन का आकार भी ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक होल को घेरा हुआ इवेंट होराइजन भी गोल आकार का होगा। कुछ लोगों को लगता है कि ब्लैक होल सर्कल के आकार के 2 आयाम वाले पिंड है, या उससे भी गलत, ब्लैक होल फनल के आकार के पिंड है। ये गलतफहमियां वैज्ञानिकों द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल को अंतरिक्ष में आई वक्रता के रूप में दर्शाकर समझाने से उत्पन्न हुई है। वैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण बल को समझाने के लिए 3 आयामों को 2 आयामों में बांट देते हैं और अंतरिक्ष को एक चादर के जैसे दर्शाते हैं, जो कि एक महाकाय पिंड के मास से वक्र हो जाती है। लेकिन अंतरिक्ष 3 आयामों का है और आप समय को भी इसके साथ जोड़ देते हैं तो अंतरिक्ष 4 आयाम का हो जाता है, जिससे चादर वाली व्याख्या आम लोगों को कंफ्यूज कर देती है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल को समझाने का इससे बेहतर उदाहरण और कोई नहीं है। नंबर 4, ब्लैक होल भी घूमते हैं। ये आप लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन ब्लैक होल भी घूमते हैं। जब किसी तारे का केंद्र संकुचित होता है, तब उसकी अपने एक्सिस पर आगे बढ़ने की गति आकार के कम होने के साथ साथ बढ़ती जाती है। ये कुछ वैसा ही है जब कोई स्केटिंग के जरिए घूम रहा व्यक्ति अपनी बाहें शरीर के पास लाता है तो उसके घूमने की गति बढ़ जाती है। अगर तारे के केंद्र में ब्लैक होल बनने लायक मास ना हो तो वो कुछ किलोमीटर व्यास का न्यूट्रॉन तारा बन जाता है, जो कि ये न्यूट्रॉन तारे 1 सेकंड में सैकड़ों बार घुमा करते हैं। ब्लैक होल के साथ भी ऐसा ही होता है। जब ब्लैक होल का पदार्थ इवेंट होराइजन से भी छोटा हो जाए और हमारी नजरों से गायब भी हो जाए, लेकिन तब भी पदार्थ घूमता रहेगा। भले ही इसे हम देख नहीं सकते, लेकिन इसे गणित के जरिए प्रमाणित कर सकते हैं। नंबर 5, ब्लैक होल के पास सब कुछ अजीब होता है। ब्लैक होल अपने गुरुत्वाकर्षण बल से स्पेस टाइम को विकृत करते हैं और अगर ब्लैक होल घूमते हुए हो तो ये विकृति और भी ज्यादा विकृत हो जाती है। किसी ब्लैक होल के आसपास अंतरिक्ष इस तरह से लपेटा हुआ होता है कि मानो किसी घूमते हुए पहिए पे उलझे हुए कपड़े हो। ब्लैक होल का ये विचित्र व्यवहार इवेंट होराइजन के बाहर एक विशिष्ट क्षेत्र का निर्माण करते हैं, जिसे ऑर्गोस्फीयर कहते हैं। इसका आकार ध्रुव पर चपटे गोले के जैसा होता है। अगर आप इवेंट होराइजन से बाहर है और ऑर्गोस्फीयर के अंदर है तो आप एक जगह पर रुक नहीं सकते, क्योंकि आपके आसपास का अंतरिक्ष से घसीटता हुआ होता है और आप उसके साथ घसीटते जाते हो। आप ब्लैक होल के घूमने की दिशा में गति कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्लैक होल पर मंडराने की कोशिश करते हैं तो ये आप कभी नहीं कर पाएंगे। इसकी सच्चाई ये है कि ऑर्गोस्फीयर के अंदर अंतरिक्ष प्रकाश की गति से भी तेज गति करता है। हाँ, ये बात भी सच है कि पदार्थ प्रकाश की गति से तेज गति नहीं कर सकता है, लेकिन आइंस्टाइन के अनुसार अंतरिक्ष प्रकाश की गति से तेज गति कर सकता है। इसीलिए अगर आप ब्लैक होल के ऊपर मंडराने की कोशिश करते हैं तो आपको ब्लैक होल के घूमने की दिशा में विपरीत प्रकाश की गति से तेज गति करनी होगी। लेकिन इसमें एक मुश्किल ये है कि आप पदार्थ से बने हैं, इसीलिए आप ये गति प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
आपके पास 3 विकल्प मौजूद है। पहला, आप ब्लैक होल की घूमने की दिशा में अंतरिक्ष के साथ घसीटते जाए, दूसरा ब्लैक होल से दूर चले जाए और तीसरा ब्लैक होल में समा जाए। ध्यान दीजिए कि आप इवेंट होराइजन से बाहर है और आपके पास भाग जाने का विकल्प मौजूद है और यही समझदारी भी है। नंबर 6, ब्लैक होल के पास जाने से मौत भी अजीबोगरीब ढंग से होगी। अजीबोगरीब मतलब कि ये एक उल्टी उत्पन्न करने वाला भयानक नजारा होगा। अगर आप ब्लैक होल के पास जाते हैं तब आप ब्लैक होल के अंदर गिर सकते हैं, पर जब आप ब्लैक होल से कुछ दूरी पर होंगे तब आपके साथ क्या होगा? जैसा कि आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण दूरी पर निर्भर करता है और दूरी के साथ साथ कमजोर भी होता जाता है। अगर आप किसी लंबे अंतरिक्ष यान में बैठे हो और वो अंतरिक्ष यान एक बहुत ही ज्यादा मास वाले ब्लैक होल के पास है, तब उस अंतरिक्ष यान के नजदीक के हिस्से पर ब्लैक होल के मास का प्रभाव ज्यादा महसूस होगा और उस अंतरिक्ष यान के दूर वाले हिस्से पर ब्लैक होल के मास का प्रभाव कम महसूस होगा। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव का दूरी के साथ आने वाला ये अंतर जवारिया बल कहलाता है। हाँ, ये नाम गलत है क्योंकि वास्तविकता में ये बल ना होकर बल में अंतर है, लेकिन ये चंद्रमा से पृथ्वी पर समंदर में आने वाले जवार से संबंधित है। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति के पैर ब्लैक होल के पास है, उस व्यक्ति के पैरों पर पड़ने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उसके सर पर पड़ने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज्यादा होगा। ये अंतर इतना ज्यादा होगा कि उस व्यक्ति के पैर उसके सर से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से कई लाखों गुना ज्यादा बल से खींचे जाएंगे। वो व्यक्ति खींचकर एक लंबा सा पतला सा धागे जैसा हो जाएगा और उसके बाद वो व्यक्ति टुकड़ों में बढ़ जाएगा। वैज्ञानिक इसे व्यक्ति का नूडल बनना कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक होल के पास जाना खतरनाक है, भले ही आप उसमें ना गिरे। अगर आपको ये और डिटेल में जानना है कि ब्लैक होल में गिरने के बाद आपके साथ क्या होगा, तो उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है। नंबर 7, ब्लैक होल हमेशा ब्लैक नहीं होते हैं। किसी भी ब्लैक होल में गिरने वाला पदार्थ बहुत ही कम मौकों पर ही सीधे गिरकर गायब होता है। अगर उस पदार्थ में थोड़ा सा भी किसी और दिशा में विचलन हो तो वो ब्लैक होल की परिक्रमा करना शुरू कर देता है और ज्यादा पदार्थ के गिरने पर ब्लैक होल के आसपास बहुत सारा कबाड़ जमा हो जाता है। किसी भी अन्य घूमते पेड़ के जैसे ये पदार्थ एक तस्तरी का आकार ले लेता है और बहुत ही तेज गति से ब्लैक होल की परिक्रमा करने लगता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के साथ साथ तेजी से परिवर्तित होने की वजह से होल के पास का पदार्थ दूर के पदार्थ के मुकाबले और तेजी से घूमने लगता है। ये तापमान करोड़ों डिग्री तक पहुंच जाता है। बहुत ज्यादा तापमान पर पदार्थ बहुत ही ज्यादा प्रकाशवान हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक होल काले होते हैं लेकिन उनके आसपास बहुत ही ज्यादा चमक होती है। इससे भी चौंकाने वाली स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब चुंबकीय और अन्य बल एनर्जी को इस तरह से केंद्रित कर देते हैं कि इस तस्तरी के दोनों ओर ये एनर्जी के स्तंभ करोड़ों या कभी कभी तो अरबों प्रकाश वर्ष दूर तक फैले हुए देखे जा सकते हैं। ये स्तंभ ब्लैक होल के ठीक बाहर से शुरू होते हैं और इन स्तंभों का प्रकाश बहुत ही ज्यादा चमकीला होता है। इस तरह पदार्थ को खाने वाले ब्लैक होल इतने चमकदार होते हैं कि वे पूरी आकाशगंगा को प्रकाशित कर सकते हैं। इन्हें एक्टिव ब्लैक होल कहते हैं। इन ब्लैक होल में गिरने वाला पदार्थ गिरने से पहले ही इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि वो एक्स किरण को निकालने लगता है, जो कि ये एक्स किरण प्रकाश का बहुत ही शक्तिशाली रूप है। ये किरण इतनी शक्तिशाली होती है कि ये किसी भी अंतरिक्ष यान को इवेंट होराइजन के बाहर भी सेकंडों में भून कर रख सकती है। नंबर 8, ब्लैक होल हमेशा खतरनाक नहीं होते हैं। अगर सूर्य की जगह पर उसके मास का ब्लैक होल रख दिया जाए तो क्या होगा? क्या वो पृथ्वी को निगल जाएगा या पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के बिना हमारे सौर मंडल से बाहर चली जाएगी या पृथ्वी उसी तरह अपनी कक्षा में परिक्रमा करती रहेगी? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इस स्थिति में ब्लैक होल पृथ्वी को निगल जाएगा क्योंकि उसके पास बहुत ही ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद है। लेकिन ध्यान दें कि गुरुत्वाकर्षण बल मास के साथ दूरी पर भी निर्भर करता है। मैंने कहा कि सूर्य के मास का ब्लैक होल दूरी भी वही है, मास भी वही है। इसका मतलब ये हुआ कि गुरुत्वाकर्षण बल भी वही है। तो फिर पृथ्वी उसी तरह से ब्लैक होल की परिक्रमा करती रहेगी जैसे अभी सूर्य की कर रही है। हाँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि हम लोग ठंड से मर जाएंगे क्योंकि हमारा जीवन सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक होल इतने भी खतरनाक नहीं होते हैं अगर आप उनसे सुरक्षित दूरी बनाए रखें। नंबर 9, ब्लैक होल अपना विकास करके अपने आप बड़े हो सकते हैं। इसे कुछ इस तरह से समझते हैं, ब्लैक होल दूसरे पिंडों को अपना भोजन बनाते हैं जिसमें कुछ ब्लैक होल भी शामिल होते हैं, जिसकी वजह से ये बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में आकाशगंगाएं बन रही थी तब इन नवजात आकाशगंगाओं के केंद्र में पदार्थ जमा होकर विशालकाय ब्लैक होल के रूप में कॉम्प्रेस हुआ होगा और इसमें बहुत ही ज्यादा पदार्थ के गिरने पर
ब्लैक होल उस पदार्थ को भी निगलते चले जाते हैं और उसके साथ उसका विस्तार करने लगते हैं और बाद में एक महाकाय ब्लैक होल बनता है जो कि करोड़ों या अरबों सूर्य के मास के समान होगा। जैसे ही ब्लैक होल में पदार्थ गिरता है वो गर्म होने लगता है। वो इतना गर्म हो सकता है कि प्रकाश से उत्पन्न दबाव पर भी पदार्थ को दूर फेंक सकता है। ये हमारे सौर मंडल की सौर हवाओं के जैसे ही है, लेकिन ये बहुत ही बड़े पैमाने पर होता है। इन हवाओं की शक्ति बहुत से हालातों पर निर्भर करती है, जिसमें ब्लैक होल का मास और ब्लैक होल की शक्ति का भी समावेश होता है। ये हवाएं पदार्थ को ब्लैक होल में गिरने से रोकती है। ये एक तरह की सुरक्षित व्यवस्था है जो ब्लैक होल की भूख को काबू में रखती है। इसके अलावा समय के साथ ब्लैक होल के आसपास की गैसें तथा धूल तारों को भी जन्म देती है। ये प्रक्रिया ब्लैक होल से थोड़ी दूर लेकिन आकाशगंगा के पास होती है। गैस ब्लैक होल में तारों की तुलना में आसानी से गिरती है। एक समय ऐसा आता है कि ब्लैक होल के आसपास उसे निगलने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। इसके बाद आकाशगंगा में स्टेबिलिटी आती है। आज जब हम ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं को देखते हैं तो पाते हैं कि हर आकाशगंगा के बीच में एक महाकाय ब्लैक होल मौजूद है। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे के बीच में भी 40 लाख सूर्यों के मास वाला ब्लैक होल मौजूद है। इस ब्लैक होल से हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ब्लैक होल हमसे 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है और इसके अलावा इसका मास आकाशगंगा के मास के 200 अरब सौर मास के मुकाबले कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो हमें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। हाँ, ये बात बिल्कुल अलग है कि वो हमें नुकसान उस समय पहुंचा सकता है जब वो सक्रिय होकर तारों को खाना शुरू कर दे। भले ही ऐसा इस वक्त नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा हो सकने की संभावना शून्य नहीं है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि ब्लैक होल भूखे होते हैं, वो विनाश का प्रतीक होते हैं, लेकिन वो आकाशगंगाओं के जन्म के लिए जिम्मेदार भी है और इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व उनके कारण ही है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ब्लैक होल सीरीज का पार्ट 1 पसंद आया होगा। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस सीरीज के पार्ट 2 में मैं ब्लैक होल के विचित्र गुण के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दिए गए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगली वीडियो आने तक धन्यवाद।